सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 140। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है, जिसमें भारत 156 देशों में से 140वें नंबर पर है। पिछले साल 2020 में भारत 112वें स्थान पे था, इस बार 140वें स्थान पे है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे आइसलैंड है। आइसलैंड ये 12वीं बार इस रैंकिंग में टॉप पे रहा। सेकंड पे फिनलैंड है और तीसरे पे है नॉर्वे। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो बांग्लादेश 65 नंबर पर है, नेपाल 106 नंबर पर है, श्रीलंका 116 नंबर पर है, भूटान 130वें स्थान पर है, पाकिस्तान 153 नंबर पर है और अफगानिस्तान 156 नंबर पर है और भारत 140 नंबर पे। तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो, अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और अभी जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आया था उसमें भारत 56 नंबर पे था, टॉप पे टर्की था। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को जारी किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रिक एग्जाम 10 उसे यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रजनीकांत को। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने घोषणा की है कि साउथ फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड का 51वां एडिशन होगा। तो सिनेमा जगत में शानदार योगदान के लिए अभी तक ये अवार्ड 50 बार अलग अलग हस्तियों को दिया जा चुका है और अब 51वीं बार ये दिया जाएगा रजनीकांत को। रजनीकांत, इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला था, सन 2016 में पद्म विभूषण मिला था और अब 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले 2018 के किसको मिला था ये अवार्ड? अमिताभ बच्चन को मिला था। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आ जाता है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें मिला था और कब मिला था? तो 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को मिला था पहला अवार्ड। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दरिभा लिंडम ने। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को दरिभा लिंडम ने लिखा है। इनके अलावा ये जो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया है, इनके उपन्यास सनातन के लिए। कल ही पढ़ा था। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा, इनकी एक पुस्तक आई थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसके लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। और प्रोफेसर शरद पगारे, हिंदी लेखक हैं ये, और अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान इन्होंने जीता। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एग्नेस कैलमर्ड को।
तो सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम का नेतृत्व करने वाली एग्नेस कैलमर्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। बाकी एनगोजी ओकुंजो-इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी और हेनरी मोनिच ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने और डगलस एमहॉफ और एंडी जेसी ये अमेजन के सीईओ बने थे। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखिए, फिर अगला प्रश्न क्या है, भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। तो भारत बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाएगा और इस परियोजना पर भारत रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो भारत रूस करार के तहत किसी दूसरे देश में परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाने के मामले में ये पहला प्रयोग है और भारत इस न्यूक्लियर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में भी सहायता करेगा। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में बनाया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें 2 यूनिट हैं और दोनों की जो कैपेसिटी है वो 1.2 गीगावाट की है। और देखो, ये पहली बार है जब भारत देश के बाहर किसी भी परमाणु परियोजना में शामिल होगा और क्योंकि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है ना, इसलिए हम परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण में सीधे नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में मिलेगा, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। बाकी अभी हमने पढ़ा था ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन अभी शुरू हुई है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की? स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता है, जबकि 2019 का ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद ने जीता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। उसके अलावा गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया बांग्लादेश। और इस साल जुलाई में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होंगे, उसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। और अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था गोवा में, उसमें भी फोकस देश रहा था बांग्लादेश। और अभी यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। और बांग्लादेश के जो शहादत रहमान हैं, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। उसके अलावा बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन बने? विक्रम दुर्रईस्वामी। और बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति युद्ध अभ्यास करते हैं, मैनामती मैत्री अभ्यास करते हैं और अभी बोंगो सागर नाम का एक नौसैनिक अभ्यास भी हमने किया था बांग्लादेश के साथ में। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट टैक्स रिलीफ का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर होगा 25%। तो केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। तो नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल व्हीकल। तो पर्सनल व्हीकल में तो जो टैक्स रिलीफ है वो 8 साल तक ली जा सकती है, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल तक। और इस अवधि को, इस टाइम पीरियड की जो गणना है, इसकी कैलकुलेशन है, वो पहले पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। कौन कौन से? एक तो है राजगीर और एक है बोधगया। और ये 2023 से पहले अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे और शहरों को चलाने के लिए आवश्यक हरित ऊर्जा आपूर्ति सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित और आपूर्ति की जाएगी उसकी।
मतलब ये जो दोनों शहर हैं इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, कहने का ये मतलब हो गया। बाकी भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। देश का पहला चंदन संग्रहालय आपको बताइए कर्नाटक में बनेगा, और देश का पहला टायर पार्क बना है पश्चिम बंगाल में। अब बात बिहार की हो रही है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान है, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, संजय करोल है। बिहार दिवस अभी हमने मनाया था 22 मार्च को, जब वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। इसके अलावा याद रखना इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन, बिहार। और अभी उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन भी किया गया, कहाँ पे, बिहार में। और बिहार के दरभंगा की है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, और अभी ये रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में है। क्या नाम है, विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है, तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। यहीं पे आपको मिलेगी देखो बिहार में आपको मिलेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो, और एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पूरी तरह से परिचालन समानांतर रनवे बनाने वाला दक्षिण भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया, तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसके पास पूरी तरह से परिचालन समानांतर रनवे है। अभी हमने पढ़ा भी था कि भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल ये यहाँ पे बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कोरियर के आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। वर्तमान में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा है ये। बाकी कुर्नूल हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी कर दिया गया। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सुविधा शुरू की गई थी यहाँ पे। पुदुचेरी हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना, पुडुचेरी एयरपोर्ट। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। देखो एक्चुअल में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में घोषित किया गया था, और इसी के उत्सव में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ही आप उत्कल दिवस कह दीजिए, उत्कल दिबासा कह दीजिए, या फिर ओडिशा दिवस कह दीजिए। और वैसे आरबीआई की स्थापना भी कब हुई थी, 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। चीफ जस्टिस है एस मुरलीधर। याद रखना भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। उसके अलावा भुवनेश्वर में ही भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उसके अलावा FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। उसके अलावा 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा में होंगे, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क ये खोला गया है। और भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बोर्ड ये शुरू हुआ उड़ीसा में। और स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग भी स्थापित किया गया उड़ीसा में। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। और बलराम योजना शुरू की थी विहीन किसानों को लोन देने के लिए। जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया जिसे हीराकुड डैम कहते हैं ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, महानदी पर। बाराबती स्टेडियम ये आपके कटक उड़ीसा में है। और ब्लैक पगोडा टेम्पल कहा जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा ऋषभ पंत को। तो अभी एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे पर चोट लगने के कारण उनके सत्र से बाहर होने पर आईपीएल 2021 के लिए ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऋषभ पंत ये आईपीएल में पहली बार कप्तान बनेंगे। अभी ऋषभ पंत से आपको याद होगा जनवरी मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने जीता था और फरवरी मंथ का जीता था आर अश्विन ने। बाकी विराट कोहली अभी टी20 में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने और सबसे तेज 12000 एक दिवसीय रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बने थे और सबसे तेज 2200 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भी ये पहले क्रिकेटर बने। बाकी अफगानिस्तान के स्पिनर है राशिद खान, अभी 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। अच्छा, आईपीएल की एक टीम का और नाम याद रखो, किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि अभी इसका नाम चेंज हो गया, नाम बदलकर इसने कर लिया क्या, पंजाब किंग्स। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की पहली छमाही में कितने करोड़ रुपए उधार लेने का निर्णय लिया है, तो आंसर होगा 7.24 लाख करोड़ रुपए। तो अभी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए संसाधनों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 7.24 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का निर्णय लिया है। ये उधार मार्केट से उठाया जाएगा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों के रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे, तो आंसर होगा विराट कोहली। तो भारतीय टीम के जो कप्तान है विराट कोहली, वो अभी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों की जो रैंकिंग आई उसमें टॉप पे बने हुए हैं। दूसरे स्थान पे पाकिस्तान के बाबर आजम है, तीसरे पे हैं रोहित शर्मा, जबकि गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पे न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हैं, चौथे नंबर पे भारतीय हैं जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पे भुवनेश्वर कुमार है। अच्छा, आईसीसी की बात है, आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में मिलेगा। इसके जो सीईओ हैं मनु साहनी और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले बने, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि जो भी 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 की घोषणा हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो आंसर होगा थप्पड़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा उसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना।